कार चाहिए आपको, तो बाद में उन्होंने कुछ फैसिलिटीज हमें, एक जीप तो मुझे ही मिल गई थी, उसमें वो हॉर्न लगा हुआ, हम उसको लेकर के इलेक्शन कैंपेन करते थे। ये हमने ये सब काम। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि एमएससी के पहले सेमेस्टर के अंदर में, दूसरे सेमेस्टर के अंदर में जब ये इमरजेंसी चल रही थी, सभी कोर्सेज में मैंने ए लाया, किसी में बी नहीं लाया। तो ए लाने के लिए बहुत पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, गाँव में जाओ तो जा करके ए लेके आओ। ओके, फिर उसी के बाद आ गया कि जैसे कह रहे थे ना अभी एमएससी में, चूंकि मेरा ग्रेड पॉइंट 9.9 और 10 लगे हैं, तो लास्ट अंतिम सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर के अंदर में हमें एक बी मिल गया था, जिसके लिए हमने अपने प्रोफेसर से बहुत शुक्रिया किया। आप लोग करते हो, जब आपको ग्रेड कम मिलते हैं तो नंबर कम मिलते हैं तो करते हो तो हम लोग तो कर लेते थे। हमने बड़ा झगड़ा किया एचएस मनी साहब से, हमने बड़ा झगड़ा किया उनसे, वो कस से मसले बी का बी है। और बी हुआ किस लिए सर? बी इसलिए हुआ कि डॉक्टर एपी शुक्ला जो हमें वो कोर्स दे रहे थे क्वांटम मैकेनिक का सेकंड कोर्स, फर्स्ट कोर्स के पहले दे चुके थे वो, और उसमें ऑफकोर्स मुझे उन्होंने सबसे ज़्यादा नंबर भी दिए थे, उनके सबसे ज़्यादा फेवरेट भी मैं स्टूडेंट था मेरे क्लास के अंदर में। कोई चक्कर ही नहीं था क्वांटम मैकेनिक्स में बी लाने का, कोई चक्कर ही नहीं था। लेकिन मेरे फाइनल 8 सेमेस्टर एग्जामिनेशन के 15 दिन पहले, 2 वीक पहले, एक दिन सवेरे जब हम सोकर उठे तो हमें पता चला कि आज रात को पुलिस की रेड हो गई, और एपी शुक्ला जी हमारे फिजिक्स के प्रोफेसर और भूषण लाल ध्रुपद जी हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर, इन दोनों सीनियर प्रोफेसर्स को पुलिस रात को 2 बजे अपने अपने घर से उठा के ले गई। और बाद में जब उसके और इंफॉर्मेशन आई तो पता चला कि उनके ऊपर चार्ज लगाया गया है कि आईआईटी कानपुर से होकर जो रेलवे लाइन जाती है, मेन गेट के से होकर कैसे रेलवे लाइन जाती है, ये दोनों लोग पटरियां उठा जेल से तब तक नहीं छोड़ा गया जब तक कि पूरी इमरजेंसी लिफ्ट नहीं हो गई और इलेक्शन नहीं हो गए, तब तक पता नहीं 8 महीने 9 महीने उनको जेल के अंदर दोनों प्रोफेसर को रखा गया। तो आनंद फानंद में फिर एचएस मनी दूसरे प्रोफेसर को कहा गया कोर्स पूरा करना है बच्चों का। और आप जानते हो, आप यहाँ तो जो प्रोफेसर के दिन होते हैं उसके अनुसार रेट मिलते हैं, जो प्रोफेसर चाहता है वैसे लिखना है आपको। यानी क्या होता है ना, खास करके क्वांटम मैकेनिक्स में, तो थोड़ा लाइव मोड में कह रहा हूँ, क्वांटम मैकेनिक्स में या किसी भी विषय में उसको देखने के बहुत तरीके होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं। इट्स ए फिलॉसफी, स्पेशली क्वांटम मैकेनिक्स इज ए फिलॉसफी, तो उसको देखने के बहुत अलग अलग किस्म के तरीके होते हैं। और आप ये नहीं बता सकते कि ये ठीक है कि ये ठीक है, क्योंकि कोर्स तो सेम है, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन उसका जो जिस एंगल से आप उसको इंटरप्रेट करते हो, देखते हो, वो डिफरेंट होता है। तो प्रोफेसर उस तरह से आपको लेके चलना चाहते हैं और फिर उसमें आपको ग्रेड करते हैं। अब यहाँ एब्रप्टली पहला पूरा सेमेस्टर और दूसरे सेमेस्टर का ब्रीफ हो, ये तो ऐसे चल गया। एपी शुक्ला ने अपने हिसाब से चलाया, हमें एक चीज डेवलप की हमारे मन के अंदर में, ये एचएस को नहीं आ गए, उनका तो दूसरा ही रूल था, तो उस चक्कर में एक अभी हो गया। तो इसलिए पीएचडी के समय में मेरे को सारा डिपार्टमेंट उसके लिए तैयार था, कहीं का रिकमेंडेशन लो, कहीं जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, और हमने डिक्लेयर कर दिया कि मेरे को आईआईटी कानपुर से पीएचडी करनी। 2 ही लोग थे हम पूरे क्लास में, जिन लोगों को आईएएस वगैरह का इम्तहान देना था वो तो ठीक है चलेगा। 2 लोग थे हम, आई वॉज द टॉपर एंड द सेकेंड वॉज अजित कुमार सिन्हा, ही वॉज द सेकेंड टॉपर। और हम 2 लोगों ने डिसाइड किया था कि हम बाहर नहीं जाएंगे, हम इंडिया में पीएचडी करेंगे। और इस तरह से हमने सत्यम शिवाजी को मौका दिया ये कहने का कि आईआईटी के अंदर में, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के अंदर में
सबसे कम समय में पीएचडी हरीश वर्मा जी ने। अगर हम बाहर चले गए होते हैं कैलिफोर्निया, बर्कले, कहीं कहीं, तो आज आप ये बात नहीं बोल सकते। चलो अब थोड़ा रैप करते जल्दी जल्दी, है ना। ऐसे फिर तीसरी कथा ये है, ये तो कॉलेज जीवन हो गया। अब आ गए हम पटना साइंस कॉलेज के अंदर में लेक्चरर होकर के। वो अपने आप में बड़ी कथा है, क्योंकि जब पीएचडी भी हो गई वहां तक मेरे डिपार्टमेंट ने और मुझे बर्दाश्त किया, मेरे डिसीजन को बर्दाश्त किया। लेकिन अब जब मैंने डिक्लेयर किया कि मेरे को जॉब मिल गई है और मैं पटना जा रहा हूँ पढ़ाने के लिए, कॉलेज में टीचिंग करने के लिए, तो ऑलमोस्ट पूरा डिपार्टमेंट मेरे से बहुत नाराज हो गया। लिटरली हमसे बहुत नाराज हो गया। मेरे सुपरवाइजर ने वर्षों मेरे से बात नहीं की और उसको इतना समझाया गया उस समय में कि तुम अपना पूरा करियर बर्बाद कर रहे हो, जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, तुमने ये है, तुमने वो है, तुमने आईआईटी में इतना अच्छा रिजल्ट भी किया है। सारे लोग, हम लोग सब लोग, क्लोज सिस्टम है ना, तो सब लोग जानते हैं रिजल्ट अच्छा हो या ना हो, सब लोग जानते हैं कि किसमें क्या दम है। तुम पटना जाओगे, पटना में क्या रखा है? ना कोई रिसर्च का लैब है, ना कोई है, कोई वातावरण है वहाँ जाके क्या करोगे? बहुत मेरे को समझाया गया, लेकिन जिद्दी बच्चा है, मानता नहीं है, तो हम वहाँ चले गए। दैट वाज येट अव्यावहारिक निर्णय है, इम्प्रैक्टिकल डिसीजन। लेकिन उसी का देखो कैसे कैसे कहानियाँ चलती है। सर मैंने स्ट्रगल बहुत कम किया, स्ट्रगल किया ही नहीं, बाकी चीजें कम स्मूथ चली है मेरी, क्योंकि हर जगह मैंने लर्न किया ना, हर जगह मैंने सीखा है, हर जगह मैंने सीखा है। और जब सीखने की खुशी रहती है तो फिर वो स्ट्रगल का दुख नहीं। अगर मैं उस समय पटना साइंस कॉलेज नहीं आया होता, ये स्लाइड आज यहाँ नहीं। कॉमन सेंस में जिसको कहा जाएगा, ये बेवकूफी भरा निर्णय ले रहे हो। जब तुम्हें चांस मिल रहा है बर्कले से, तो तुम क्यों पटना जा रहे हो? इसको बहुत ही इम्प्रैक्टिकल बात कही जाएगी, बेवकूफी वाली बात कही जाएगी। बट इट पेज। ऐसे डिसीजन भी अगर आपने किसी उसके साथ लिया है, कन्विक्शन के साथ लिया है, कन्विक्शन के साथ लिया है, तो फिर आपको अफसोस नहीं है, आप अपने नेचुरल में से लर्न कर रहे हो। मैं डिसाइड करूंगा मैं क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा, क्या लर्न करूंगा, क्या नहीं लर्न करूंगा, कब करूंगा, कब नहीं, मैं डिसाइड कर रहा हूं। तो वो जो मेरी नेचुरल प्रोसेस की लर्निंग की जो बुनियाद पड़ी थी बचपन के अंदर में, पहले 10 साल के अंदर में, जिंदगी भर मेरे साथ रही, अभी भी है। मैं डिसाइड करूंगा ना, जो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी, जो कॉलेज डिसाइड करेगा, मैं उसका पूरी तरह से पालन करूंगा। उनके जो भी मेजरिंग इंडेक्स होंगे, उन मेजरिंग इंडेक्स के ऊपर मैं पूरा उतरूंगा। बट मेजर डिसीजंस मेरे को अपना मैं खुद लूंगा। मैं जानता हूँ कि मुझको क्या करना है, क्या नहीं करना, और हम उसके रिस्पॉन्सिबल भी है। अगर कुछ नहीं होगा तो कोई बात नहीं, किसी की कोई ब्लेम नहीं है, मैं रिस्पॉन्सिबल है, तो ओनरशिप भी मेरे ही पास है। तो पटना में चूंकि मैं आया और मुझे +2 पढ़ाने के लिए मिला पहली बार, क्योंकि उस कॉलेज के अंदर +2 भी था, बीएससी भी थी, एमएससी भी थी, सबको पढ़ाना होता था। तो ये +2 को जब पढ़ाने के लिए मिला, तब हमने ये महसूस किया कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर में एक टेक्स्ट बुक की बहुत कमी है। हमारे बच्चे जिस जिंदगी को जीते हैं हिंदुस्तान के अंदर में, उस जिंदगी के साथ मैचिंग नहीं हो रही है हमारी किताब, हमारी फिजिक्स। वो एक आइसोलेटेड सब्जेक्ट बना हुआ है। मैं चाहता हूँ कि हम नेचुरल वे में लर्न करें। तो हमारी जिंदगी सबसे बड़ी हमारी टीचर है। हमारा बाजार, मार्केट, शॉपिंग, जहाँ से हम सब्जी खरीदते हैं, जहाँ से चावल खरीदते हैं, गेहूँ चीनी खरीदते हैं, हमारी गलियाँ, खेती वाला आता है, हमारे खेल कूद, हम क्या खेलते हैं, क्या करते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या चीज़ें हमने देखी हुई हैं, वो बहुत ज़रूरी है कि हम उसी के साथ में मिला करके साइंस की लर्निंग करेंगे। तो इट विल बी, जब कहते हैं ना 5% अगर नेचुरल बना सकते हो तो बना लो, 10% बना सकते हो तो बना लो। जितना नेचुरल बनाओगे उतना इम्पैक्ट बढ़ेगा, क्योंकि आदमी की अपनी फितरत है नेचुरल प्रोसेस है लर्निंग का।
तो जितना आप उसको नजदीक लेके जाओगे उसके एक्सपीरियंसेस के साथ में, उसकी जिंदगी के साथ में, उसके नेचर के साथ में, सराउंडिंग के साथ में, सराउंडिंग से सीखना ये नेचुरल है, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। सराउंडिंग से सीखना और खुद से सीखना, कोई सिखाए नहीं, मैं सीखूंगा, मैंने देखा, मैंने सीखा, ये नेचुरल है। तो वो चीज चाहिए, तो वो उसके लिए टेक्स्ट बुक नहीं है। तो मैं कितना भी अच्छा क्लासरूम में पढ़ाऊंगा, अगले पीरियड में दूसरा केमिस्ट्री का टीचर रहेगा, वो मुझसे भी अच्छा पढ़ा देगा, तो मेरा तो धुल गया। तो मैं कितना भी अच्छा पढ़ाऊंगा तो उससे काम नहीं होने वाला। घर में जाकर के वो पढ़े, टेक्स्ट बुक खोले, और मैंने जहाँ जो पढ़ाया था 40-45 मिनट, उसको वहाँ पे किताब के साथ में मिला करके और उसको कंसोलिडेट करे, तब वो इम्पैक्टफुल होगा। तो भले ही मेरी रेपुटेशन उस समय भी बहुत हाई थी कि एक जो नया वाला लेक्चरर आया है बहुत अच्छा पढ़ाता है, बट मेरे को संतोष नहीं था कि ना, वो तो सभी पढ़ाते हैं, और सभी अच्छा ही पढ़ाते हैं। वास्तव में उस समय पटना साइंस कॉलेज के जो टीचर्स थे, इतने अच्छे टीचर्स थे कि मैं क्या बताऊँ आपको। लेकिन ये डिसीजन लेना कि ऐसा टेक्स्ट बुक नहीं आज तक आया इतने सालों के अंदर में, अब आएगा। जितने उस समय में मेरे सीनियर प्रोफेसर थे, जिन्होंने मेरे बीएससी के समय में जो पढ़ाया भी था, तो उसी कॉलेज से मैंने बीएससी की थी, और उनको भी बहुत प्यार था मुझसे। जैसे मेरे आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर्स को मेरे से बहुत प्यार था, मेरे स्कूल के हाई स्कूल के टीचर्स को मेरे से बहुत प्यार था, मेरे पटना साइंस कॉलेज के टीचर्स को भी मुझसे बहुत प्यार था, और उन्होंने हमें बहुत समझाया अभी किताब लिखने का वक्त नहीं है, अभी तुमने नया ज्वाइन किया है, पहले एक्सपीरियंस करो, 15-20 साल एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद किताब के बारे में सोचना। अभी तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो तुम रिसर्च में दिमाग लगाओ। कर रहा था मैं पटना में, रिसर्च का भी मैंने शुरू किया था, उसकी भी बड़ी मजेदार कथाएं हैं, अभी नहीं कहूँगा, बहुत देर हो रही है। या तो अपना रिसर्च के अंदर में तुम दिमाग लगाओ और अच्छा रिसर्चर बनो, और या फिर पैसे कमाओ, कोचिंग करो, दोनों ही ठीक है। पटना के हिसाब से दोनों ही ठीक है, इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं, उसमें भी किताब लिखने कहाँ बैठने। बट इट वाज आल्सो वेरी यूनिक काइंड ऑफ डिसीजन ना। पढ़ाऊंगा कैसे, किताब ही नहीं रहेगी टेक्स्ट बुक में, तो पढ़ाऊंगा कैसे। 8 साल लगा दिए, मुझे पता नहीं। मुझे पता ही नहीं चला कि 8 साल लग रहे हैं, 5 साल लग रहे, 6 साल लग रहे। सब लोग मुझे याद दिलाते थे, अरे 4 साल हो गए, तो किताब आएगी तुम्हारी, 5 साल हो गए कब आएगी, लोग याद दिलाते थे। लेकिन हम तो मजे ले रहे थे, हम तो सीख रहे थे कैसे प्रेजेंट करना है, इस टॉपिक के लिए क्या करें, ये टॉपिक के लिए किस प्रकार का हम गाना वाना बोलें, उसका बैकग्राउंड स्टोरी कैसा ठीक करें, और उसके बाद फिर उसमें से किस तरीके से बच्चे लोग कहाँ स्किप ओवर करेंगे कॉन्सेप्ट्स को, इसका अंदाज़ा करना, और वो स्किप ओवर ना करें उसके लिए इंतज़ाम करना, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बना करके, ये आओ बनाओ, नहीं बनेगा तो पता चलेगा कि कहीं कुछ स्किप ओवर हो गया है, वापस जाओ। ये सब क्रिएट कर रहे थे ना, क्रिएशन हो रहा था। नई चीज क्रिएट करने में बहुत खुशी मिलती है। मेरे को कतई नहीं लगा कि हमें मेरा वक्त बर्बाद हो रहा है, कि मेरे स्ट्रेस हो रहा है, इतना टाइम हो गया अभी तक नहीं बना, कतई मेरे को कोई स्ट्रेस कभी नहीं हुआ। 8 साल गुजर गए ऐसे मजे के अंदर में, और कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स फाइनली तैयार हो गया। यूनिवर्सिटी के अंदर में मैंने टाटा मैग्रो हिल को नो किया था। ये किताब टीएमएच से आने वाली थी, और टीएमएच को मैंने मना कर दिया था, क्योंकि मैंने जो लिखा था टीएमएच के मार्केटिंग टीम का कहना था कि इट विल नॉट सेल। वेरी सीरियस मीटिंग, बिकॉज दे डिड वांट टू पब्लिश इट। उनको पता था कि उन्होंने एकेडमिक रिव्यूज कराए थे मेरे चैप्टर्स के, और रिव्यूज बहुत स्ट्रॉन्ग थे। उनको पता था कि ये कोई यूनिक टाइप की किताब है, बहुत अच्छी किताब है, और बहुत अच्छी किताब है, और लोगों ने, सभी प्रोफेसर ने जहाँ रिव्यू कराया था, बहुत फैंटास्टिक कमेंट्स लिखे थे, दे न्यू इट। लेकिन उनको लगा कि ये बिकेगी नहीं, ये किताब बहुत अच्छी है, बट रिसर्च पेपर्स बहुत अच्छे होते हैं,
एक जो उसको टाइप करता है और एक जो उसको रिव्यू करता है, उसको छोड़ के कौन करता है? बहुत अच्छी किताब लिखे होंगे, अच्छी बात है, लेकिन सेल ही नहीं होगी तो क्या फायदा छापने से? पैसा लगेगा उसके अंदर में, किए में 4 करोड़ दिया बिजनेस है उसको। तो उन्होंने उसको मना कर दिया था कि ऐसा तो नहीं होगा, बल्कि उन्होंने मेरे लिए बहुत होमवर्क किया था। उन्होंने 8-10 सजेशंस मेरे लिए लिख के रखे हुए थे कि ऐसे मॉडिफाई करो, ऐसे चेंज करो, इसका इस तरीके से ओरिएंटेशन बदलो, ये करो वो करो। मेरे लिए उन्होंने लिख के रखा था, मुझे समझाया बहुत उन्होंने भी। तो उन्होंने क्या आप 8 साल के बाद तो मैन्युस्क्रिप्ट दे रहे हो, इतना तो आपने टाइम अपना खर्च किया है, और प्राइम यूथ का टाइम 30s में था मैं उस समय जब ये किताब लिख रहा था। तो ये प्राइम यूथ का टाइम आप अपना इतना जो आपका सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्टिव टाइम है वो आपने इसमें लगाया है, और 1000 बच्चों को भी नहीं अगर हाथ में गए तो क्या फायदा हुआ आपके 8 साल की मेहनत का? बहुत तरह से समझाया, लेकिन हमें तो अपने विद्यार्थियों पर पूरा विश्वास था। हमने आगे क्यों नहीं पढ़ेगा? तो कहते हैं अरे आजकल वही कौन पढ़ता है, सब इम्तिहान के लिए पढ़ते हैं। हमने कहा अच्छी चीज कभी दे के देखिए पढ़ने की। भाई जो परोसोगे वही तो खाएगा ना, उसको नहीं अच्छा लगता है तो नहीं खाता है, फिर आप बोलते हैं गंदा बच्चा है खाता नहीं, इसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, खाता नहीं। अरे को अच्छी सी चीज बना के खिलाओ, तो हमें एक बार परोसने दो, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ये मैं तैयार नहीं था, मैंने मना कर दिया, मुझे जाओ नहीं छापने मत चलो। पहली किताब थी उसमें तेजसी वर्मा ये वाला नाम था नहीं, हमने मना कर दिया, तो भारतीय भवन कैसे कैसे कर गया। ये तो थोड़ी सेंसिटिव कहानी है। मेरे जब 8 साल पूरे हुए हैं, वो मिनिमम क्राइटेरिया है सरकार का, 8 साल पूरा होने के बाद आप रीडर के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो नहीं 8 साल, 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद रिसर्च पब्लिकेशन है। तो बाकायदा पोस्ट निकली बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से रांची यूनिवर्सिटी रीडर के लिए, और वे ठीक 4 साल पूरे हुए थे, 4 साल कुछ दिन। और मैंने अप्लाई कर दिया, फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। अपना जितना मेरे उस समय उतने 4 साल के अंदर में जो मैंने एक आपको बताया था ना, PhD मैंने अपने जो BSc में मुझे पढ़ाया था उन्हीं को मैंने पहली PhD कराई थी, तो वो 4 साल के पहले हो चुकी थी, और कुछ लोग कर रहे थे, यादव अशेश्वर यादव। तो मैंने भी अप्लाई कर दिया। अब जो बोर्ड बैठा हुआ इंटरव्यू के लिए, उसने पहले रिकॉर्ड देखा, अरे इसने तो 4 साल में एक विजिट सुपरवाइज करके रखी हुई है, और IIT कानपुर से है, और वहाँ पर भी इसके पब्लिकेशन से ये है वो है, MSc का ग्रेड ऐसा है ये वगैरह वगैरह सब कुछ हुआ। तो प्रश्न किए गए मुझसे, तो प्रश्नों के उत्तर भी बड़े फैंटास्टिक ढंग से आए, लेकिन वहाँ पे अंत में कमिटी ने लिखा none was found fit। फिर अंदर की कहानी जब मुझे पता चली, तो कुछ लोग तो अपने भी रहते ना यहाँ, तो अंदर की कहानी जब पता चली तो मालूम पड़ा कि उनके जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे यूनिवर्सिटी के, जहाँ मेरी पोस्टिंग हुई थी रांची, वो इंटरनल एग्जामिनर और बाकी सब एक्सटर्नल एग्जामिनर, सारे बाकी सब एक्सटर्नल एग्जामिनर थे कि इसको लो, ये बहुत अच्छा है, इतना अच्छा एप्लीकेशन नहीं मिलेगा, जितने भी लोगों ने अप्लाई किया था। और हेड के दिमाग में 3-4 लोग थे कि उन्हीं में से किसी को लेना है, और दोनों अड़ गए। हेड ने कहा कि इनके अलावा हम किसी को लेने नहीं देंगे, और बाकियों ने कहा कि हरीश वर्मा को छोड़ के किसी को हम नहीं लेने देंगे। तो अंत में हो गया धन्यवाद। मेरे को क्या करना था, मेरे थोड़ा कोई डिसीजन लेना था, लेकिन मेरा डिसीजन अब आता है जब रांची यूनिवर्सिटी वाले हेड को, जिन्होंने पहली बार मुझे इंटरव्यू में देखा था, उनके चीज जो मित्र मंडली थे उनसे उन्होंने चर्चा की कि मेरी यूनिवर्सिटी के में ऐसा उल्टा पुल्टा आदमी नहीं आएगा, हम जिसको चाहेंगे वही आएगा।
और वहाँ से जब मेरे बारे में सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने गैदर की, तब उनको पता चला कि मैं उसी कैटेगरी को बिलोंग करता हूँ जिसको चाहते थे। तो मैंने अपना माथा ठोक दिया, अरे इतना बड़ा पाप मुझसे हो गया, मैंने मना कर दिया इसको। अरे हमें क्या पता था कि ये भी वो उसी कैटेगरी में आ रहा है। फिर मेरे को उन्होंने एक खत लिखा, अब देखो अब मेरा डिसीजन आएगा। उन्होंने मुझे खत लिखा बेंच, और उसमें डियर डॉक्टर वर्मा और ऐसा करके, वी कुड नॉट सेलेक्ट यू देयर, बट यू जस्ट डोंट वरी, यू कम टू कानपुर एंड आई विल गेट टू यू एड हॉक अपॉइंटमेंट ऑफ रीडर, आपको हम कर देंगे और उसके विद इन 2 years उसको हम रेगुलराइज कर देंगे, यू विल फुल फ्लेज्ड रीडर। ये उनका किसी से भिजवाया था उन्होंने, हाथ से अपने किसी दोस्त से ये चिट्ठी मेरे लिए भिजवाई, और उसको ज़्यादा समय नहीं लगा उसका जवाब लिखने में। हमने कहा सर थैंक यू वेरी मच, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बिहार के इतिहास में कम से कम पहली बार देखा कि कोई लेक्चरर 4 साल के अंदर में इंटरव्यू से रीडर बना है। बिहार के पूरे इतिहास में शायद पहली बार होता है 4 साल का लेक्चरर रीडर बन जाए, कभी नहीं हुआ था और आगे भी नहीं होगा शायद। लेकिन मैंने मना कर दिया, तो सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड। एकेडमिक ग्राउंड पर अगर आपने मेरे को जज नहीं किया है, नॉन एकेडमिक ग्राउंड पे मैं अपने को जज होने नहीं दूंगा। मैंने कंटिन्यू किया, मैंने पटना साइंस कॉलेज में आज लेक्चरर कंटिन्यू किया। छोड़ो क्या करना है रीडर लेके, मुझे पढ़ाने को मिल रहा है, अच्छे बच्चे आ रहे हैं। पटना साइंस कॉलेज में सब एक से एक बढ़िया बच्चे आते थे। फिर वो टाइम बाउंड होता है, इतने साल की सर्विस हो जाए तो प्रमोशन मिलता है वगैरह, तो 8 साल जब हो गए तो रीडर बन गए। उसके बाद और 8 साल जब होने वाले थे तो प्रोफेसर बन जाते। हाँ, उसके 1 साल पहले मैंने IIT से पूछा कि पटना में जो काम मुझे करना था, जो सोची मैं पटना गया था, किया मैंने। वहाँ पे फिजिकल सोसाइटी की स्थापना हुई, वहाँ लोगों को पता चल गया कि रिसर्च कैसे होता है, वहाँ लोगों को पता चल गया कि यूजीसी से ग्रांट कैसे लाई जाती है। मैं ग्रांट लेके आया यूजीसी से पहली बार। मेरे प्रिंसिपल को जब चेक मिला और कवरिंग लेकर मेरा नाम था, तो उन्होंने मुझे बुला करके पूछा ये क्या है, ये कौन सा चेक है, इसका मैं क्या करूँ। तो वहाँ रिसर्च कैसे होते हैं, गवर्नमेंट क्या क्या ग्रांट देती है, वहाँ के सब स्टूडेंट्स को बताया हमने, फैकल्टी को बताया, सिस्टम डेवलप किया, कर लिया, बहुत काम किया मैंने। IIT अगर चाहती है, IIT कानपुर अगर चाहती है कि हम इनके लिए भी, आपके लिए भी कुछ काम करें, मेरी सेवाएं आपके लिए उपलब्ध है, आपने मुझे MSc कराई है, PhD कराई है, तो हमने इनको अप्रोच किया और इन्होंने हमें असिस्टेंट प्रोफेसर का अपॉइंटमेंट ऑफर किया। 15 ईयर्स पटना में 15 ईयर्स पढ़ाने के बाद, रीडर होने के बाद और प्रोफेसर 1 साल में होने वाला ही मैं, उस समय में उन्होंने मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर का वो पोस्ट ऑफर किया कि आना चाहते हो तो आ जाओ, और मैंने ले लिया। उसका अनदर 5 साल लगे तो मैं एसोसिएट प्रोफेसर बना, उसके अनदर 5 साल लगे तो मैं प्रोफेसर बना। क्या जाता है अपना, पीछे तो डॉक्टर ही लिखा जाता है ना। मेरे को चार्ज क्या था कि पटना से जितना मैं सीख सकता था सीख लिया, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स उससे सीखने का नतीजा है ये। तो जितना मैं सीख सकता था वहां से मैंने सीख लिया। ऐसे तो हर दिन सीखने का होता है हर जगह से, लेकिन फिर भी अब मैं IIT कानपुर से सीखूं। ये जो JEE करके लोग जाते हैं तो जरा ऊपर देखते हैं, बढ़ा करके कुछ और सीखेंगे, कुछ नया सीखेंगे, तो वो एक एक्सपीरियंस नया लेने का। और फिर IIT कानपुर में ऑलरेडी मैंने रिसर्च किया हुआ था, तो रिसर्च के लेवल के ऊपर भी कुछ और नया करेंगे ये करके, और हमने IIT कानपुर में आने के लिए अप्लाई किया। जब उन्होंने मुझे ऑफर दे दिया तो इस ग्राउंड के ऊपर उन्होंने मेरे को प्रोफेसर क्यों नहीं बनाया या एसोसिएट क्यों नहीं बनाया, मेरे को एकदम एंट्री वाला लेवल नए जो आते हैं PhD करके, उनके साथ में वही वाला पोजीशन मुझे पकड़ा दिया। क्वार्टर भी वही वाला मिला, वही वाला मिला, फ्रेश
एक्सप्रेस जो अपॉइंटमेंट वाले को मिलता है वो क्या मुझे पड़ता है, मैं जो सोच करके आया था वो पूरा हो रहा है ना। मेरे को जेई के बच्चे मिल रहे हैं ना, एडवांस पास किए हुए, जिनको मैं पढ़ाऊंगा, वहाँ की लैब, वहाँ की लेबोरेटरी, वहाँ की रिसर्च फैसिलिटीज, वहाँ की लाइब्रेरी, उसको मुझको यूज करना है तो वो तो मिल रहा है ना। बंद कर दूं? सीक्रेट मैसेज था। ऑर्गेनाइजर्स की हर हलचल का एक मतलब है। तो वो तो क्या फर्क पड़ता है। मैंने आराम से पढ़ने में उससे रिजाइन किया और IIT कानपुर असिस्टेंट ज्वाइन कर गए और बहुत सीखा। मैंने बहुत सीखा। हमने ये सीखा कि जेईई पास करके आने वाले बच्चे तो नहीं होते। को समझते हैं वो कैसे बच के लाना, वो भी सीखा। और ये सीखा कि हमारे स्कूल सिस्टम में जो 9, 10, 8, 9, 10, 11, 12 की पढ़ाई होती है उसके अंदर में बहुत फ्लॉज है। जो हमारे जेईई पास करके जो इतनी कठिन परीक्षा दी जाती है और जिसका इतना शोर शराबा है, उन बच्चों का जो नेचुरल टैलेंट है समझने का, सीखने का, जानने का, याद बहुत सारी चीज़ें की हुई होती हैं, लेकिन एक नई सिचुएशन सामने आ जाए तो क्या करें। इसके अंदर उनका कॉन्फिडेंस बहुत लो है, बहुत लो है, और इसलिए हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, हमेशा दिमाग खराब रहता है और उसमें या तो बहक जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन भी कम नहीं, या तो बहक जाते हैं, और नहीं बैठते हैं तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये सब वहाँ पे मेरे को समझ आया, वो सीखा मैंने वो सिस्टम में आ करके 2, 4, 5 सालों के अंदर में। फिर हमने कहा ना, अपने को स्कूल सिस्टम में भी जाके इंटरवेन करना पड़ेगा। तो करीब 2001 से 1994 में मैंने एंटर किया था। 5-6 साल समझने में, प्लान करने में लगा। 2001 के करीब से हमने एकदम फोकस किया कि IIT का जो मैंडेट है मैं पूरा करूँ, सारी क्लासेस, सारा रिसर्च, PhD, लैब मेंटेनेंस सब करूँगा। बट जैसे उस समय इमरजेंसी के समय में गाँव में जाकर के काम किया करता था, अब मैं स्कूल के सिस्टम्स में जाकर के उनके टीचर्स के बीच में काम करता, और हमने वो काम शुरू किया। और वो पिछले 20 सालों से 21 सालों से 2017 में जब सेवानिवृत्ति हुई तो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट में हमारे डायरेक्टर ने सबने कहा 3 साल का एमेरिटस पोजीशन तो आपके लिए नहीं देंगे तो किसको देंगे। तो हमने इनको मना कर दिया। हमने कहा हो गया 15 साल पढ़ना, 23 साल IIT कानपुर, अब ये सब कहानियाँ आपको मैंने सुना दी। ये स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स, बिग लर्निंग, ये सब अजीब अजीब कैची टाइटल्स बना करके हम स्कूलों में जाया करते हैं, स्कूलों के टीचर्स के साथ में बातें करते हैं और उनको सीखने का जो सुख होता है ना, उसका अनुभव कराते हैं। हमारे टीचर्स अच्छे हैं, हमारे स्कूल के टीचर्स खराब नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स और भी अच्छे हैं। मैंने गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स के साथ में सीरियसली पिछले 6-7 साल से काफ़ी काम किया है, और हमने देखा है कि अगर आप अच्छी चीज़ परोसोगे ना तो ज़्यादा लपक करके लेते हैं प्राइवेट वालों के बजाय। परोसोगे नहीं तो आलोचना करोगे तो उसका अलग बात। शिक्षक सारे अच्छे हैं, मुश्किल क्या है कि उन्होंने अपने BSc MSc के समय में ये लर्निंग का सुख पाया है। उन्होंने अपने BSc MSc के समय में पूरी IISc और IIT से तो क्या नहीं है जो आज स्कूल में टीचर है, क्या होगा ना। तो उन्होंने कोई जानकी मतलब शास्त्री कॉलेज से किया, तो वहाँ उनको ये लर्निंग
इनका सुख नहीं मिला है जरा सा भी, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है उनको इसको फील करने की, इसका एंजॉयमेंट फील करने की, और इसलिए अपने स्टूडेंट्स को भी नहीं करा पा रहे हैं। सीधी सी बहुत सिंपल सा इक्वेशन है। तो उनके यहाँ जा करके, उनके कैंप्स करके, उनसे बातें करके, कभी 1 दिन का, कभी 3 दिन का, कभी उनके यहाँ जाके, कभी उनको अपने यहाँ बुला करके, और बिल्कुल पर्सनल लेवल के ऊपर, पीछे से कोई ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट नहीं है मेरे को, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जो कर सकता हूँ वो तो करूँ। सपोर्ट कोई देने वाला आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं देने वाला तो कोई बात नहीं, जब तक मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा। तो हमारी जो छोटी सी टीम है शिक्षा सोपान की, थोड़ी सी, एक 8-10 लोग हम लोग हैं, और मेरे अलावा कुछ IIT कानपुर के फैकल्टी मेंबर्स जुड़े हैं, इतना शिद्दत से नहीं जुड़े हैं जितना मैं जुड़ा हूँ, लेकिन हाँ जुड़े हैं। और उसके बाद 6-7-8 हमारे उसी प्रकार के बच्चे हैं जो रंजीत का बता रहे थे, पिताजी रिक्शा चलाते हैं, किसी के पिताजी बस के ड्राइवर हैं, किसी आस पास की लोकल कम्युनिटी जो है उसमें जो बच्चे अच्छा रिजल्ट कभी नहीं किया और कभी हाई ग्रेड्स नहीं लाए, लेकिन मैं जानता हूँ कि क्षमताएं इसके अंदर में कितनी हैं, कि वजह सभी में होती हैं क्षमताएं, केवल मन का बात है कि कौन कितने मन से उसका हमको लेता है, उत्साह से लेता है, कॉन्फिडेंस के साथ लेता है। ये हम लोग 6-7-8 लोग मिलकर के चला रहे हैं, और आज की तारीख में 30 ऐसे शहर जहाँ कम से कम एक टीचर ऐसा इंस्पायर हुआ है कि अपने सारे स्कूल के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करे, सिलेबस भी खत्म करना है और अटेंडेंस भी लिखनी है और सारा करके 1 टीचर 1 लैब का मैंने कॉन्सेप्ट दिया था। 30 जगह पर आज 1 टीचर 1 लैब लोगों ने अपनी एस्टैब्लिश की। इनमें से कई ऐसे हैं जिनके स्कूल में या कॉलेज में जहाँ वो पढ़ाते हैं वहाँ पे उसने उसको स्पेस दिया है, उसने थोड़ी फैसिलिटीज दी है, स्पेस ही दिया है, और क्या वो तो क्लास उतनी लेने कम तो लेने नहीं। तो वो सब करते हुए वो अपनी लैब को मेंटेन करते हैं, नए एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पे डिजाइन करते हैं। और क्या जरूरी है कि मैंने जब 1969 में मैंने जब एडमिशन लिया था, क्लास 11 में था 69 में, उस समय मैंने पेंडुलम को ऐसे ऐसे झुला करके जी का मान निकाला था, और 2023 में भी लोग उसी पेंडुलम को झुला कितनी बार निकालोगे? नया करने की प्रवृत्ति, कुछ नया करने का कल्चर इंकलकेट करना, वो क्वालिटी, वो स्किल, कुछ नया सोचेंगे, कुछ नया करेंगे, कुछ अलग हटके करेंगे, अपना प्लान करेंगे। ये 30 लोग जो है, 30 अन्वेषिका है, वो सब इसी तरीके से काम कर रहे हैं, कुछ नया डिजाइन कर रहे हैं। और हमने वो 30 तो ये है, उसके अलावा और हमारे बहुत सारे जो हमसे ये हमारे साथ आ करके और हम लोगों ने मिलजुल करके लर्निंग का जो एक्सपीरियंस लिया है, उसके हैप्पीनेस का जो हमने एक्सपीरियंस लिया है, उसके कारण से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपनी अपनी जगह पर अपने अपने ढंग से लोगों को सिखा रहे हैं, टीचर्स को सिखा रहे हैं क्या होती है लर्निंग, क्या होती है। तो उसी कारण से हम बड़े बड़े कार्यक्रम भी अब लेने हमने शुरू कर दिए। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने हमें सभी 21 जिलों के अपने 10वीं तक के जो हाई स्कूल के जो टीचर्स हैं, उनके साइंस के, फिजिक्स के टीचर्स, वहाँ साइंस ही है हाई स्कूल के अंदर में, लेकिन फिजिक्स के लिए उन्होंने हमें प्रोजेक्ट दिया, शिक्षा रूपांतर प्रोजेक्ट। 2016 जिस समय जम्मू कश्मीर में टेररिज्म अपने सबसे बड़े उफान पर था, पीक पर था, उस टाइम पर, और हमारी टीम के लोग वहां जाकर के, जम्मू जाकर के, श्रीनगर जाकर के, एक दफा तो जम्मू में जब हम लोग कर रहे थे, मैं भी था उसके अंदर में, भम भम की आवाज आई, तो आई होगी, हमारा चलता रहा क्लास, खत्म करके जब वापस अपने होटल पे आए तो टीवी पर उसी का पूरा दिखा रहे थे, ये ब्लास्ट हुआ और इतने यहाँ घायल हो गए। और वो जगह जो थी, जिस आवाज सुनी थी ना भम भम हमने, वो हम जहाँ पढ़ा रहे थे उससे केवल 3 किलोमीटर दूर, जहाँ वो हमला हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था। लेकिन सभी 21 जिलों के लिए 21 वर्कशॉप हमने जम्मू कश्मीर में उस समय में 2016 में जवाहर नवोदय विद्यालय ने इस साल हमें कहा कि आप उनके 7 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं देश के अंदर,
सातों सेंटर्स पर आप एक एक प्रोग्राम जरूर दीजिए इस साल के 2-3 महीने के अंदर में। तो अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में हमारी टीम ने वो पूरा प्रोग्राम सफलतापूर्वक पूरा किया। इसके पहले केंद्रीय विद्यालय वालों ने 2 साल तक हमने सारे पीजीटी जो थे फिजिक्स के हमसे ट्रेनिंग करवाई। उनका कहना है कि ये ऑन एंड अबव है, जो हमारे सिस्टम में जो ट्रेनिंग होती है वो तो होती ही रहेगी, होती है, अभी भी हो रही है, इस साल भी हो रही है। लेकिन हमें पता है, उनके कमिश्नर भी फिजिक्स के एमएससी है विनायक गंज, हमें पता है कि उस ट्रेनिंग से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आप ट्रेनिंग दो और सातों सेंटर पर एक एक को अपने पूरे प्रोग्राम के अलावा उन्होंने मेरे लिए प्लान किया। तो हम लोग जो है जो ठान लेते हैं झंडा, तो पूरा करके ही छोड़ते हैं झंडा। ये सब हमारे जो जमीन पे बिठा करके हम पढ़ाते हैं, नेचुरल में रहना चाहिए। मेरे YouTube में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला जो वीडियो है, सबसे ज्यादा मेरे, हम दूसरे से तुलना नहीं करेंगे तो बहुत बहुत मिलियंस वाले हैं हम सब छोटे मोटे, लेकिन मेरे जो वीडियो है सबसे ज्यादा जो देखा जाने वाला वीडियो है, कुछ 30 लाख 35 लाख व्यूज शायद होंगे। पहले देखा था तो 27-28 लाख थे। उसमें क्या है कि हमारे बच्चे एकदम ओपन में, खुले में, इधर खेत वेत वाले पेड़ वेड़ लगे हुए हैं, और उसी में हमने उनको स्कूल ला के बिठा रखा है। और आगे में वो टेबल वाला बोर्ड लगा के हम वहीं खड़े के चिड़िया चींची कर रही है, तो वह कामनाओं कर रहा है, वहाँ का भाव करते हमारे ऐसे होते हैं जो आप यहाँ देख रहे हो, नहीं दिख रहा होगा तो जगह है, लेकिन जमीन में बैठे हैं, इधर उधर है, बाहर है, अंदर है, कर रहे हैं। ये मेरा जो घर है उसका नाम है सुपाना, और ये हमारा उसका एड्रेस है 12/1/3 नामखारी IIT कानपुर। IIT कानपुर चूंकि पोस्ट ऑफिस है इसलिए वो IIT कानपुर, ऐसा मत सोचना कि उनसे मेरा कोई रिश्ता है जब रिश्ता था। और अंधकार को क्यों धिक्कार, ये अच्छा है, एक दीप जलाए नहीं चाहिए। ये सब हमारे शिक्षक लोग हैं, टीचर लोग, ये सब हमारे स्कूल के शिक्षक लोग हैं, जो कि इधर से ऐसे टेढ़े हो गए, उधर से ऐसे टेढ़े हो करके करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, समझते रहते हैं। आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। ये अभी जो कश्मीर गया था उस समय के ये चित्र हैं, और ये इस्लामिक स्कूल है, ये अल्बानी इस्लामिक स्कूल। तो उसके बच्चों ने ये साइंस प्रोजेक्ट्स बनाए थे, जिसमें कि मेरे को उन्होंने सारे साइंस प्रोजेक्ट दिखाए थे। बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं, हमें बहुत आनंद मिला इनके साथ करके। ये इन्होंने वो खेत मसाजर बनाया अपना आर्डिनो वगैरह लगा करके, तो वो मेरे को पहना करके उसका फील करा रहे थे कि तो वो बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट, बहुत सुंदर और बहुत अरे सर एक आपने मिला दिया क्या? मेरा जो लास्ट स्लाइड है वो यहाँ गायब है, और वो ये दूसरा ये अंतिम कथा ये थी अनकॉमन डिसीजन, कि सर ने बोला राजेश सर ने कि ऐसे भाषण नहीं देना, पीपीटी बना के लाओ। और हमने पीपीटी बनाई नहीं, हम ऐसी बातें करने के लिए आए थे। लेकिन उन्होंने जब बताया कि पीपीटी बनाना है, कल ही इन्होंने कल लिखा इन्होंने मेल मुझे कि आप पीपीटी बना के लाओगे। तो आज सवेरे 3 बजे से 5 बजे तक मैं ये पीपीटी तो मैं क्या बोलूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सुन सकते हो ज़्यादा प्रश्न नहीं लेंगे क्योंकि समय का अभाव है। ये 1-2 प्रश्न हम ले सकते हैं। हाँ बोलिए।
of us here are keen, and as you rightly said, that we need to learn naturally, and then whatever comes, whatever you can perceive with our sensory, with our organs and all that, with our five senses, it becomes a most natural way to learn anything. But let's say the research, like many of things cannot be visualized because let's say, for example, the orbital of an atom you cannot visualize. There you have to rely heavily on mathematics and mathematics. But I just want to know when you started doing research, when you gave birth to new ideas, right, and doing research, how did this help you? How do you take inspiration from everyday life and then come up with an idea which is See, everyday life is not the life that you perceive from your five sensory organs. It's also beyond that, and we live in that. Okay? For example, emotions. इमोशंस को तो आप नाक से, कान से, हाथ से छू करके तो नहीं करते हो ना. इमोशंस आर इमोशंस, बट यू लर्न, यू फील, यू लर्न फ्रॉम दैट. मैंने भी बोला कि इमरजेंसी के समय में इट वाज नथिंग टू सी और स्मेल. इट्स अ सिचुएशन, इट इज अ सिचुएशन, बट इट्स अ रियल लाइफ सिचुएशन, एंड वी हैव टू एनालाइज दैट एंड गेट न्यू वेज टू डील. Okay. Now we are in fact in a good position to imagine such things which are not visible with our sensory organs. तो हम लोगों का जो 5,000-6,000 साल का जो इतिहास, उस इतिहास के अंदर में जो साइंस का इतिहास है, these 5,000-6,000 years, उसके अंदर में इमेजिनेशन के ऊपर ही पूरा चल. अब आर्यभट्ट did not have a telescope. गैलीलियो से तो पहले थे ना. आर्यभट्ट was 500 AD और गैलीलियो तो क्या 1500 वगैरह कुछ होंगे, 1000 साल पहले. लेकिन फिर भी वो जितना दिख रहा है ना, उसके अंदर से फिर इमेजिनेशंस करना और करके निकाल करके लाना, मॉडल्स बनाना, उसके फिर कैलकुलेशंस करना और उसके प्रेडिक्शंस करना है कि इस दिन होगा उस दिन होगा. So that research culture जो आप कह रहे हो, it's not that for school systems, yes, 80-85% of our school content can be directly correlated with our sensory. वहाँ पे training, that is for training to the mind, that we see, we analyze, and then we create. So that training. अब उसके बाद आप रिसर्च में क्या प्रोफेशन में भी जाओगे तो भी यही. Okay, so there you have to look at the situation. आप एक बिजनेस हाउस में हो, मान लो किसी कंपनी में आपको जॉब हो गया, तो वहाँ पे तो एक मैनेजमेंट का इशू है वहाँ पे, राइट. वहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का इशू नहीं है वहाँ पे, बट दिस ट्रेनिंग ड्यूरिंग PhD इज गोइंग टू हेल्प यू देयर आल्सो. यहाँ पे अगर आपने ये चीजें सीखा है कि आई हैव अ सिचुएशन वेयर आई डू नॉट नो द सॉल्यूशन and no one is there, किताब से पढ़ने से पता नहीं चलेगा, because it is new research. Then you are analyzing the things and you are trying to find the ways out. So this training is going to help everywhere. तो आप वैसा everything at the end everything is related to the natural experiences. कोई भी theory है, कोई भी जो theory है वो बिना किसी experiment के शुरुआत नहीं हुई. वो इतना नहीं है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, बट वो कहाँ से आया? कहाँ से आया? वो किसी जे थॉमस ने एक्सपेरिमेंट किया होगा, किसी रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया होगा, एंगस्ट्रॉम ने एक्सपेरिमेंट किया होगा. एंगस्ट्रॉम वो ए के ऊपर जो 0 लगा तो वहाँ से चीजें चलती है. एंड देन थर्मोडायनामिक्स किया होगा किसी ने, रेडिएशन में किसी ने स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी का मेजरमेंट किया होगा, वहीं से प्लैंक्स रेडिएशन वो आता है ना. फिर तो उसको तो प्लैंक्स कांस्टेंट दिखाई नहीं पड़ रहा था, एटॉमिक वाइब्रेटर्स दिखाई नहीं पड़ रहे थे, वो क्वांटम में एब्जॉर्प्शन हो रहा है, क्वांटम में एमिशन हो रहा है, उसको तो दिखाई नहीं पड़ रहे थे. क्या दिखाई पड़ रहा था? ये आना चाहिए, अभी ये आ रहा है, ये आना चाहिए. तो ये लाने के लिए वो सब एटॉमिक वाइब्रेटर बनाने दिमाग के होते, इमेजिन भी. तो ऐसे होता है सर. सर
क्या आपकी सीखने की इच्छा ही एक कारण था जो आपको इतने लंबे समय तक प्रेरित करता रहा कि समाज के निर्माण के लिए काम करते हैं, या कुछ, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव भी आते हैं, तो ये मैं जानना चाहूँगा। सीखने की इच्छा नहीं कहूँगा मैं, सीखने की इच्छा नहीं कहूँगा, सीखने का एंजॉयमेंट कहूँगा। इट्स नॉट कि मेरे को सीखने की इच्छा है, वैसे भी इंटरप्रेट कर ही सकते हैं। हाँ, बट ये था कि सीखने में चूंकि मजा आ रहा था, सीखने में चूंकि खुशी मिल रही थी, कुछ भी हम नया कुछ अपनी तरफ से सच सोच करके आते हैं, इट वर्क्स, तो उसका जो हैप्पीनेस है ना, इट्स लाइक डिवाइन हैप्पीनेस, दैट ड्राइव्स। सर हम लोग भी जैसे आप बताया कि आप कानपुर में अपने एमएससी के टाइम पे इतना सब कुछ करके भी 10 CGPA करते थे और पूरा कोशिश करके क्या कमी है, क्या हमारे अंडरस्टैंडिंग में जो प्रोसेस हम कर रहे हैं उसमें कहीं कमी है या कहाँ लाए? आज के पहले आपको मालूम था क्या कि मेरा 10 CGPA था, तो क्या फायदा हुआ होने का? बहुत सही। तो नहीं होने का क्या नुकसान है? मालूम नहीं था, पहले नहीं था, पहले हमारे रिजल्ट खराब आते थे, क्या फर्क, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इट ऑल डिपेंड्स व्हाट यू हैव डन, क्रिएट दैट। 600 में एक्सपेरिमेंट क्रिएट किया हमने, उसको वो CGPA से कोई मतलब नहीं। मेरे साथ जो रंजीत बच्चा काम करता है, वो अगर न होता मेरे साथ में, तो ये 600 एक्सपेरिमेंट में नहीं करता। ही इज द पर्सन हु कैन डू एवरीथिंग। उसको मैं आइडिया दूंगा कि मुझे ये चाहिए, अब वो कैसे बनेगा, उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, डिजाइन जो कुछ करता है, उसके बाद काटा पीटी करना, वेल्डिंग करना, उसका सब वो ला रखा है उसने, व्हील कटर और ये सब ड्रिल मशीन वो सब ला रखा है, तो वो करके हमें अच्छा सा उसका स्ट्रक्चर बना करके देना, वो बच्चा कर रहा है। उसके तो ग्रेड पॉइंट बहुत खराब है, बट ही सो यूजफुल, और उसकी उतना ही महत्व है जितना मेरा महत्व है। उसके बिना मैं कुछ करता ही नहीं, तो उसको बताता हूँ कि ही इज द पर्सन। तो उसकी चिंता क्यों करते हो कि 10 आए कि 8 आए कि 7 आए, पास कर लेना, फेल नहीं। सर आपके इतने सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है, आपने इतनी चीज़ किया सर, अब जैसे आप न्यू जनरेशन को कोई लेसन देना चाहोगे तो आपका लाइफ लेसन क्या रहेगा सर? एक ही है, बहुत छोटा सा है, हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। कैपेबिलिटी है, जैसे हर बच्चे को स्कूल में आने के पहले न्यूटन के तीसरे नियम पता होते हैं, तीनों नियम पता होते हैं। हर स्टूडेंट के अंदर में बेसिक कैपेबिलिटी है। अब ये है कि आप फ्रस्ट्रेट मत होना कभी भी, क्योंकि आपको लगता है कि मेरे ग्रेड नहीं आए तो मैं कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, आई एम गुड फॉर नथिंग। ये हो गया तो आपको लगता है वो मेरा प्रोजेक्ट अच्छा नहीं हुआ, फलाना हो गया तो आपको लगता है कि मेरे में कमी है। आप में कोई कमी नहीं है भाई, कमी उनमें है जो कि आप में कमी देख रहे हैं। उसने जेई का इम्तिहान दिया, यूनिवर्सिटी और जेई का एग्जाम दिए, उसके बाद से हुई लेट 70s की 80s की, तो 80s की बात है, तो IIT के लिए उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, और लेकिन लड़का बहुत अच्छा था, उसने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी की, तो तमाम दूसरे लोगों को सब IIT वाले जेई के प्रॉब्लम सॉल्व कराता रहता था, सिखाता रहता था, उसका खुद का ही। ओके, तो सब लोगों ने उसको बहुत आश्चर्य भी सभी को हुआ, बिकॉज पीपल आर थिंकिंग कि इसको बहुत हाई रैंक आने वाला है, विदिन 100 वगैरह आने का उसका चांस है, ऐसा लोग सोचते थे, बहुत आश्चर्य हुआ। लेकिन सबने उसको कंट्रोल करने का कोशिश किया, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, अगले साल कोई हो गया, हर बार थोड़े ऐसे होता है, तुम्हारा इतना अच्छा प्रिपरेशन, नेक्स्ट ईयर तो तुम्हारा जरूर हो जाएगा। ये बच्चा क्या बोलता है, मैंने IIT सिस्टम को एक चांस दिया था कि मुझे लेना है।
सेकंड चांस। मैं बीआईटी में से लगा, उसने वहाँ से बीटेक किया, मैंने कहाँ से एमएस किया, क्या किया। 6-7 साल के बाद वो अपनी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के एक इसके क्या बोलते हैं, जो भी बोलते होंगे, हाई पोस्ट बोलते होंगे, उसके तहत आईआईटी कानपुर आता है। और आईआईटी कानपुर के बीटेक कंप्यूटर साइंस के बच्चों का, जिन्होंने अपने 4 साल पूरे किए, उसका उसने टेस्ट लिया, इंटरव्यू सजेशन किया कि हाँ ये तो ठीक है, चलो मेरी कंपनी में ये मेरे लाइफ में। हाँ, अपने में कॉन्फिडेंस रखो। हाँ सर आपने जो बोला कि टाटा बैंक ने आपका उनका रिव्यू करके बोला कि वो मार्केट में सेल नहीं, प्लीज आप बोला कि इसका हाँ है ना, वो तो पूरा 45 मिनट तक हमारी उनकी बहुत अच्छी बातचीत हुई है। तो 45 मिनट तक उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की है और मैं नासमझ बंदा नहीं समझा। पहला था उनका कि आपकी किताब के कवर पे या इनर कवर पे कहीं ये नहीं लिखा है कि इट इज मेंट फॉर होम। तो मेरी मार्केटिंग टीम इसको लेके कहाँ जाएगी? स्कूल के टीचर के यहाँ जाएगी, कोचिंग के टीचर के यहाँ जाएगी, कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस में जाएगी, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाएगी, जो लोग आईएएस का प्रिपरेशन कर, कहाँ जाएगी मार्केटिंग टीम, कहाँ जाएगी? तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन तो ये था कि इसका नाम बदलो। क्या कॉन्सेप्ट है, खुद लिख के छोड़ दिया। फिर अंदर बताया कि भाई फिजिक्स की अगर किताब है तो जो सवाल आए हैं उसमें आपने जरूर अच्छे सवाल लिए होंगे, अच्छे एग्जामिनेशन वाले, तो आप वहाँ पे उसको एक्नॉलेज करोगे कौन से साल का इम्तहान किसका आया हुआ है। एक भी नहीं लिखा हुआ है पूरी किताब में कि 1992 का सवाल इसका आईआईटी का है या इसका है या नीट का है। नीट तो नहीं था उस समय में, जो भी मेडिकल एग्जाम्स होते होंगे। तो कहाँ से लिए हैं आपने? यूनिवर्सिटी से अगर लिया है तो यूनिवर्सिटी का नाम लिखो आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस साल में। ऐसे ऐसे करके उनके कई सारे पॉइंट थे कि उनकी मार्केटिंग टीम को बोलने के लिए कुछ चाहिए ना। मार्केटिंग टीम इज कंफ्यूज्ड कि हम जाके मार्केट में क्या बोले। सो दैट वाज द मेन प्रॉब्लम। और सर दूसरा सवाल, आपका जो रिस्क जो डायल आपका नीचे, मतलब इसका कोई रीजन आपका पूरा नहीं डायल, घड़ी का डायल, घड़ी का डायल, वॉच नीचे क्यों है? ग्रेविटी के कारण। इनका प्रश्न था कि मोस्ट ऑफ अस आर कॉन्स्टेंट बाय इमीडिएट सराउंडिंग ऑफ सोसाइटी। या कॉन्स्टेंट, a lot of constraints, so how you take independent decisions? देखो हर एक समय दो तरह का स्टैटिस्टिक्स में एवरेज होता है। एक होता है एनसैम्पल, एट ए गिवन टाइम यू हैव सो मेनी मॉलिक्यूल्स, सो मेनी एंटिटीज, आप सबको देख करके और अपना फंक्शन बनाओ, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाओ। एक होता है कि आप एक ही पे कंसंट्रेट करो और एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वो कैसा जा रहा है उससे अपना स्टैटिस्टिक्स बनाओ। दो तरह का होता है। तो वही चीज़ है कि मैं जो अपनी कहानी कह रहा हूँ उसमें एक एंटिटी है, बट देन देयर आर वेरियस इंस्टेंसेस, सो इट इज गिविंग यू सम काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मेरे भी परिवार था, जब मैं भी स्कूल में था, कॉलेज में था, तो मेरा भी परिवार था। मेरा परिवार कभी भी फिनेंशियली अच्छा नहीं था, कभी भी, राइट। तो हमारे परिवार में स्टेबिलिटी तब आई है जब मैंने लेक्चरर इन फिजिक्स 1979 में पटना यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया। उसके पहले तक नहीं आया। और कंडीशन ऐसी थी कि स्कूल में जाने के लिए
जो स्कूल का यूनिफॉर्म तो है, मेरे स्कूल में कभी नहीं रहा कि उसको यूनिफॉर्म पहन के जाना है, लेकिन एक जो नॉर्मल होता है कि अपना कमीज पैंट पहनना है, एक चप्पल होनी चाहिए पैर के अंदर में, हमें वो भी नहीं मिलती थी फैमिली से। तो हमने वो सब वो सारे सिचुएशंस मेरे साथ भी गुजरे थे। ओके, और जिस समय हम पीएचडी करने के लिए यहाँ आए थे, एमएससी करने के लिए यहाँ आए थे, तो सेमेस्टर ब्रेक्स में जब हम घर जाया करते थे तो हमें बाद में बताया जाता था, चोरी छुपे कोई बताता था, घर का के जो बच्चे भतीजे वगैरह होते थे हमारे, वो बताते थे कि जब आप 4 दिन के लिए आते हैं तो उसी 4 दिन बाजार से सब्जी खरीद करके आती है, तो उसके पहले भी नहीं आती है और उसके बाद में भी नहीं आती है। अप्स एंड डाउन्स है, और आप इमोशंस का सहारा लीजिए। मेरे परिवार ने मेरे इमोशंस को महत्व दिया, मैंने उनको महत्व दिया, और हमने मिलजुल करके ये स्ट्रैटेजी बनाई। मेरे को भी अगर फोर्स किया जाता तो शायद हम वैसा ही करते, लेकिन हाँ, मेरी फैमिली ने मुझको फोर्स नहीं किया। ये अनकॉमन था, वो हमें कहते थे कि ऐसे कैसे कर रहे हो, लेकिन वो ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जो फैमिली होती है वो आपको बहुत प्यार करती है, और आप अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते हैं। स्ट्रगल्स होते हैं, इकोनॉमिक स्ट्रगल्स होते हैं, दूसरे तरह के सिचुएशंस होते हैं। अब जैसा सिचुएशन है उसमें आप क्या कर सकते हो, ये आप ही को करना होगा ना, वो तो कोई कॉमन रूल उसका नहीं होता। नाउ इट इज केस डिपेंडेंट, केस टू केस उसको हल करना पड़ेगा। लेकिन ये ड्राइविंग फोर्स जरूर होना चाहिए उसके अंदर में, ये ड्राइविंग फोर्स जरूर होना चाहिए। पर जब पटना में मैं गया तो कंस्ट्रेंट नहीं थे क्या? पटना में तो मेरे को उस समय में सत्यमजीत को मालूम है कि हम लोग के पास लाइब्रेरी में एब्स्ट्रैक्ट बुक आती थी। जर्नल्स तो सारे जर्नल्स नहीं आएंगे ना, कुछ जर्नल्स आएंगे, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन हो। तो एब्स्ट्रैक्ट बुक होती थी, उसमें से हम लोग खोज करके, और जो हमें लगता था एब्स्ट्रैक्ट पढ़ करके कि हाँ ये वाला हमारे काम का हो सकता है, उसके ऑथर को हम लोग चिट्ठियां लिखते थे, पोस्ट कार्ड। कानपुर में हाँ करते थे, वही कारण सारे जर्नल थोड़ी आते हैं लाइब्रेरी में, तो वो लिखते थे, पोस्ट कार्ड भेजते थे। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऑथर्स वेयर काइंड एनफ कि वो अपने उसका रिप्रिंट हमें पोस्ट से भेज देते थे और हम उसको पढ़ते थे। मैं जब पटना में गया तो मैंने उनको कहा, प्रिंसिपल हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को, कि ठीक है कोई रिसर्च फैसिलिटी नहीं है, कोई बात नहीं है, हम समर में जाके आईआईटी कानपुर की लाइब्रेरी में और एब्स्ट्रैक्ट बुक से और सब लेकर के आ जाएंगे, चिट्ठियां लिखने के पैसे दिला दो। मिले मुझसे कहा गया कि पोस्ट ऑफिस से मोहर लगवा लेना, कभी भेजो अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, और 15 रुपए का 20 रुपए का जो भी लेटर हम भेजते थे वो हमें मिल जाता था वापस। अब करीबन 1.5 साल के बाद हमारा उसमें से करते कराते में एक रिसर्च पेपर तैयार हुआ, तो हमने उसको किसी जगह भेजा। भेजने के लिए हार्ड कॉपी में प्रिंट करना होता है, 1980s की बात कर रहा हूँ मैं, वो अपलोड तो करना नहीं होता था, तो और वो डबल स्पेसिंग में टाइप होना चाहिए, वो तो फॉर्मेट रहता था डबल स्पेसिंग में, ताकि अच्छी तरह पढ़ा जा सके। तो थोड़ा सा मैटर आता था एक पेज के ऊपर, तो हमारा पेपर कुछ 15-16 A4 साइज के पेजेस में प्रिंट हुआ, मेरा छपा, टाइप हुआ। 3 कॉपीज मांगी जाती थी, 2 रिव्यूअर्स को भेजना है, 1 ऑफिस को चाहिए, तो 15 × 3 45 पेजेस तो वही हो गए, उसका कवर लेटर ये वो, उतना बड़ा लिफाफा। हमने तो अपना रोज की तरह हमेशा जैसे हम चिट्ठी डालते थे, अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग मोहर लगवाया, भेज दिया, 150 रुपए का बिल आ गया। वो जो प्रिंसिपल के ऑफिस में गया तो ऑडिट ने ऑब्जेक्शन कर दिया, ये कौन सी चिट्ठी है, ये कौन सी चिट्ठी है, 150 रुपए की कौन सी चिट्ठी है, क्या गड़बड़ है। फिजिक्स डिपार्टमेंट को इंक्वायरी हो गई, फिजिक्स डिपार्टमेंट के हेड को बुलाया गया, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे वो एक नया लेक्चरर है, उसको रिसर्च करना रहता है, तो वो चिट्ठियां लिखता है। उस दिन बात खुल गया, प्रिंसिपल ने बोला कि मुझे ग्रांट यूनिवर्सिटी से मिलती है, वो रिसर्च के लिए नहीं मिलती है, हम ये चिट्ठियां लिखने के लिए पैसे नहीं देंगे, मेरा 15 रुपए वाला भी बंद हो। तो जैसी परिस्थिति होती है ना, उसके अनुसार उसमें से हम अपना प्लान करेंगे, बेस्ट उसमें से निकालेंगे और आगे तक उसको लेकर के जाएंगे। ये अपना कल्चर, हम हार नहीं मानते।
प्रोफेसर वर्मा ने 2 घंटे बोले हैं, आप लोग को एहसास भी नहीं हुआ है। प्रोफेसर वर्मा जी को अभी एहसास नहीं हुआ है, वो तो मजे लेते ही रहते हैं हमेशा। तो लेकिन शरीर की भी एक लिमिट है, तो वी विल स्टॉप दिस। अब बढ़ेगा।